पॉलिटी विद भास्कर में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल राइट्स की नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इससे पहले हम फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों हैं ये सारी वीडियोस देख चुके हैं। फंडामेंटल बेसिकली 6 टाइप्स के हैं, ये भी हम देख चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में। अब हम क्या करेंगे कि आर्टिकल 12 to 35 जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो कंटिन्यू चलेंगे, यानी आर्टिकल 12 से पढ़ना चालू करेंगे और 35 तक पढ़ते हुए जाएंगे, जिसमें हम सारे फंडामेंटल राइट्स और एक एक आर्टिकल क्लियर करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी पीएससी में आते हैं। और यदि आप मैथ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या आप जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे एक फ्रेंड का चैनल है मैथमेट्रिक क्लासेस, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं मौलिक अधिकार को तो उसमें हम आर्टिकल 12 को देखते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। जो आर्टिकल 12 है ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है, यानी राज्य की परिभाषा क्या है। वास्तव में एक राज्य जिसमें हम रह रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि राज्य क्या होता है, कि सॉवरेन स्टेट होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, किसी एक फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए उसकी, ये सारी चीज़ें राज्य के बारे में बताती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टेट जानेंगे उस स्टेट का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों को मिले हुए हैं स्टेट के खिलाफ, यानी कि यदि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बनाता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं तो उसे कैंसिल किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है उसके खिलाफ। तो आखिर किसको स्टेट माना जाए, ऐसे कौन से लॉ या कौन लॉ बनाए जो अगर खराब हो तो उसे काउंटर करने के लिए हम एससी जा सकें। कैसे हम ये कंफर्म करें कि ये जो लॉ बनाया गया है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को काउंटर कर रहा है और ये स्टेट का काम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें स्टेट की डेफिनेशन समझनी होगी। तो उसी स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दे दी गई है, यानी कि जो आपके आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं उन आर्टिकल्स में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, काउंटर हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें स्टेट की डेफिनेशन पता हो। तो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है। जब हम स्टेट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्टेट की जो डेफिनेशन है वो कुछ कोर्ट के केसेस जो पहुंच रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ केसेस पहुंचे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था उसके हिसाब से जो एक कंक्लूजन निकला है उसके हिसाब से स्टेट किसको माना गया है। आर्टिकल 12 के हिसाब से जो भारत की संसद है उसको स्टेट माना गया है। स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं, जो भी स्टेट में विधानसभाएं बनी हुई हैं उनको भी स्टेट में ही शामिल किया गया है। और कार्यकारी और विधायिका संस्थाएं वो संघ की जो हों, यानी कि एग्जीक्यूटिव होती है, जो भी लोग आपके नेता या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल कोई भी कानून लागू कर रहे हों, यानी कानून को लागू करना, एग्जीक्यूट करना, नीतियों को बनाना, पॉलिसी मेकिंग करना, ये एग्जीक्यूटिव कहलाती है। और उन्हीं कानूनों को बनाना जब लॉ पास करके तो उसे लेजिस्लेटिव कह रहे होते हैं। तो वो भी, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर वाले लोग भी और लेजिस्लेटिव भी, ये भी स्टेट में आएंगे। और स्टेट लेवल पे भी, यानी कि फेडरल लेवल पे भी जो एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव हैं वो दोनों, और स्टेट लेवल पे भी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर ऑर्गन्स हैं वो, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। साथ में ऑल लोकल बॉडीज़ जैसे कि म्यूनिसिपल हो गया, पंचायत हो गया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, एवं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, यानी कि कोई ट्रस्ट अगर गवर्नमेंट ने बनाया है लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी हमारे स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। इसका मतलब है कि यदि इनमें से कोई भी ऐसा लॉ पास करता है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को काउंटर कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आप किस उससे आए हैं, कि आपको कैसे पता कि ये जो काउंटर किया गया है स्टेट के थ्रू किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि देखिए ये जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें दिया गया है, चूंकि ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाया इसलिए आए हैं, या ये एग्जीक्यूटिव के थ्रू बनाया गया है इसलिए हम इसको काउंटर करने के लिए कह रहे हैं। यानी कि ये इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये स्टेट की डेफिनेशन है, और यदि इनमें से कोई भी गड़बड़ करेगा, फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करेगा, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में कुछ और भी हैं, जैसे ऑल अदर बॉडीज जो कि स्टेचुटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो भी इसमें आएंगी, जैसे कि LIC, ONGC। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्राइवेट एंटिटी और एजेंसी जो कि
स्टेट इंस्टीट्यूशन के अंडर काम कर रही हों वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी अगर है या फिर कोई टाटा कंपनी है या अदानी की कोई भी कंपनी है और वो गवर्नमेंट का कोई ऐसा वर्क करने लगे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जीएसटी जो है उसका जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है वो एक निजी कंपनी ने किया है, तो वो निजी कंपनी जो है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि किसने जीएसटी का सॉफ्टवेयर तैयार किया है। तो ये जो निजी कंपनी को गवर्नमेंट ने दिया था प्राइवेट कंपनी को, ये फिर किस में आ जाएगी उस टाइम के लिए, गवर्नमेंट स्टेट डेफिनेशन में आ जाएगी। या मान लीजिए मेट्रो को कोई प्राइवेट कंपनी चलाने लगे तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। रेलवे को कोई प्राइवेट कंपनी चलाने लगे तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। इसलिए ऐसी सभी कंपनियां जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हों और प्राइवेट कंपनी हों तो भी वो किस में आएंगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। साथ में यहाँ पे एक वर्ड दिया है स्टैच्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में जब हम देखेंगे स्टैच्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको समझें ये क्या चीज है। एनी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ में थ्रू यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके पार्लियामेंट के द्वारा किसी लॉ से कोई बॉडी बनाई गई हो उसे हम स्टैच्यूटरी बॉडी कह रहे होते हैं। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, आपका एनएचआरसी है, ये क्या है कि उपयोग करके बनाया गया है। साथ में इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी जो स्टैच्यूटरी बॉडी है वो लॉ के थ्रू बनाई जाती है और वो अपना खुद का लॉ भी बना सकती है। दूसरा, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, दीज आर बॉडीज विच आर फॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन और एक्शन। इस चीज को आप जरा समझें कि क्या है ये। जैसा कि हमने पढ़ा, जब स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब है कि पार्लियामेंट कोई लॉ पास करे और उसके द्वारा कोई बोर्ड बना दे, उसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी कह रहे हैं। जैसे कि आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी हो गया, मानवाधिकार आयोग, ये खुद भी कोई बिल लॉ पास कर सकता है और किसी दूसरे के लिए कोई एक कानून बना सकता है, तो ये है स्टैच्यूटरी बॉडी। जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी की बात कर रहे होते हैं, देखिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। स्टैच्यूटरी जो बॉडी होगी वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। क्यों? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना दी गई हो। जैसे यूपीएससी है वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, पर एनएचआरसी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, इसलिए स्टैच्यूटरी बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। स्टैच्यूटरी क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू बनाई गई है। साथ में नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी की जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई हो। यानी जैसे कि आपका है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? किसी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया है और ये खुद का लॉ नहीं बना सकता, इसलिए क्या है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है और ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा बनाई गई है। ध्यान रहे, स्टैच्यूटरी बॉडी के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को आप मना नहीं कर सकते, पर अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा कोई बॉडी फॉर्म की गई है जैसे कि नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, तो उसके लॉ को आप मना कर सकते हैं। आप माने ना माने ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर स्टैच्यूटरी बॉडी है तो उसको आपको मानना पड़ेगा, ये कंफर्म है। तो ये आज का हमारा वीडियो था आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।